वर्ड्स चेक करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है एविडेंस। हमें, आपको पता है कोर्ट वगैरह में क्या करते हैं, एविडेंस प्रूव करते हैं, यानी एविडेंस सामने लाते हैं कि ये चीजें हैं, इनके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है। तो कभी भी कोर्ट में मामला चलता है तो वहां पे क्या एविडेंस सामने पेश करने पड़ते हैं। तो एविडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एविडेंस को हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य। आपने ये देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, आधा शय रहता है, तो थोड़ा उसको सही से समझाने के हिसाब से इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पे। क्लियर है क्या, ये चीज ध्यान रखना आप, है ना। एविडेंस का क्या होगा, साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उससे आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, छूट। एक वर्ड और ध्यान में रखना, रिबेट का मतलब भी क्या होता है, रिबेट का मतलब भी छूट होता है। दोनों ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या पता इस बार आपके रिबेट पूछ ले एग्जेम्प्ट की जगह, ठीक है क्या, ये जरूर ध्यान में रखना है आपको। एग्जेम्प्ट का क्या होता है, छूट, और रिबेट का क्या होता है, रिबेट का मतलब भी छूट होता है किसी चीज में, जैसे एग्जम्पशन ऑफ टैक्सेस। एग्जम्पशन ऑफ टैक्सेस का मतलब है कि आपने टैक्सेस में क्या दी है, छूट दी है, उसमें आपने अगर एग्जेम्प्ट किया है तो इसका मतलब उसमें रिलैक्सेशन दिया है। क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन बोलते हैं, छूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। जैसे बोलते हैं ना कि यार एस्टिमेशन किसी चीज का, कि अंदाजा लगा के ये एस्टिमेट बता दे कि कितना तेरे यहाँ कितने रुपए की फसल हुई है, या एस्टिमेट बता दे तेरे कितने नंबर आने वाले हैं सीईटी में। तो एस्टिमेट का मतलब होता है एक आंकलन करना या अंदाजा या अनुमान लगाना कि कितना हो सकता है, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन, अनुमान लगाना या फिर अंदाजा। हमें इनके हिंदी याद रखने हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में हिंदी आएगी, इसीलिए 2-4 बार इन शब्दों को आप सुन लिया करो। ऐसी चीजों को लास्ट में आप क्या करना, 2x पे करके ये सारी चीजें, वीडियो को 2x पे करके दोबारा देख लेना, ताकि कान में रहेगी तो चारों ऑप्शन में से आप इसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिनेडाई। देखो आप जो ये पेपर के लेवल और इन सारी चीजों पे बात कर रहे हो, इसके लिए जल्दी ही एक वीडियो आने वाली है, मे बी लास्ट जो नेक्स्ट संडे होगा हमारा वो इसी पे ही होगा, कि पिछला पेपर कैसा आया था, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब सिलेबस अपन ने रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया है, तो अब बारी है आपकी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की। तो पेपर कैसा आया था, देखो कैसा आएगा वो तो कोई भी नहीं कह सकता, इजी आएगा हार्ड आएगा वो हम कैसे कह सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है आरएसएसबी के पैटर्न से। जैसे जूनियर अकाउंटेंट हुआ है उसका पैटर्न देखेंगे, हाई कोर्ट का पेपर हुआ था उसका देखेंगे, अलग अलग वीडियो का हुआ, अलग अलग एग्जाम के हम पेपर देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा लेवल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनेजाई। सिनेजाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोर्ट इज एडजर्न्ड सिनेडाई। कोर्ट इज एडजर्न्ड सिनेडाई का मतलब, एडजर्न का मतलब कल बताया था स्थगित होना, चलती हुई कार्यवाही को स्थगित करने को बोलते हैं एडजर्न। और अभी कार्यवाही शुरू नहीं हुई है उसको आपने अगर स्थगित किया है तो वो पोस्टपोन कहलाता है। अगर आपने सिनेडाई किया है इसका मतलब आपने नहीं बताया है कि अगली कार्यवाही कब होगी। अगर मैं डेट दे दूं, जैसे मैं बोल देती हूँ कि क्लास जो है सिनेडाई के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं हम, तो सिनेडाई मतलब मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है कि कब नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसको अनिश्चित काल माना जाता है, क्योंकि काल यानी समय, समय अभी क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखना। और इसको रटने का तरीका, हमें रटना नहीं है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे तो अल्टीमेटली रटना ही है, सब कुछ रटना ही है, ये झूठी बात होती है कि हम समझाएंगे, हाँ समझ के रटना थोड़ा अच्छा तरीका है। तो रटना तो है ही, सब कुछ रटना है, हर सब्जेक्ट में रटना है। नेक्स्ट वर्ड है सिनेडाई। ये ध्यान रखना कि मरने तक के लिए, कितने के लिए, मरने तक के लिए। और मरने का समय निश्चित है या अनिश्चित है, तो मरने का समय हमारा अनिश्चित होता है, तो इस डाई वर्ड से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अनिश्चित काल के लिए क्या करना, किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना, ठीक है। बिल्कुल सही है मुकेश जी, आगामी आदेश तक, जब तक आपको कुछ बताया नहीं जाए। नेक्स्ट देखें, एबिलिटी प्रोफाइल। एबिलिटी प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी मतलब आप जानते ही हो किसी की क्षमता, योग्यता, तो योग्यता तो यहाँ लिखा हुआ है। और प्रोफाइल का मतलब होता है आरेख। जैसे सॉइल प्रोफाइल होती है, सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल का मतलब है मृदा का आरेख। मृदा का आरेख मतलब किस तरीके की सॉइल की लेयरिंग रहती है, वैसे ही एबिलिटी प्रोफाइल है योग्यता का आरेख। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। चले आगे, पक्का। मोहित जांगिर जी, वैसे तो जो है नोटोरियस का सिनोनिम होना चाहिए इनफेमस, क्योंकि कुख्यात, और इनफेमस का मतलब भी कुख्यात ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल वर्ड का मतलब है जवाबदेह। अकाउंटेबल का मतलब क्या है,
जवाबदेह। अकाउंटेबिलिटी बनती है किसी ना किसी पर्सन की। कल एक वर्ड आया था, सेम यही वर्ड था, अकाउंटेबिलिटी लिख रखी थी, और उसका मतलब होता है जवाबदेहिता। और मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी, उसका मतलब होता है जिम्मेदारी। तो इसका मतलब ये देखो, कल वाली क्लास हमने देखी थी और आज वाली क्लास भी हमने देखी थी। अभी अकाउंटेबल वर्ड कल वाली में आया था, आज वाली में भी आया, इसका मतलब ये वर्ड रिपीट हुआ है, अभी रिपीट हुआ है। और कोई इसमें ऐसे ही, उनको आरएसएसबी वालों को शर्म नहीं है कि हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उनको तो बहुत हर्ष महसूस होता है, उनके पास क्वेश्चन ही कहाँ है बेचारों के पास, इन्हीं को बार बार पूछते हैं। सो आप प्रीवियस ईयर को प्लीज ध्यान में रखा करो, ये वर्ड रिपीट हुआ है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही थी, कल मैंने आपको जवाबदेहिता, कल मैंने आपको समझाया था अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस रहता है। अकाउंटेबिलिटी लॉफुल होती है, यानी उसमें अगर आप अकाउंटेबिलिटी आपकी किसी चीज की है और वो गलत होती है चीज, तो उस केस में आपको सजा मिलेगी। जबकि अगर किसी चीज की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें आप सजा के लायबल नहीं होते हैं। चलें क्या आगे? चलिए नेक्स्ट देखें, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड देखो पूछा जा सकता है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है शून्य और अकृत। क्या मतलब होता है? शून्य और अकृत। वैसे नल और वॉइड को अगर ध्यान दें तो नल का मतलब तो होता है इनवैलिड। नल का मतलब क्या होता है? इनवैलिड, जो चीज वैलिड नहीं है, ठीक है। और वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस के लिए, एम्प्टी स्पेस के लिए आता है वॉइड। तो इनवैलिड है मतलब किसी काम का नहीं है, जीरो है, तो नल का मतलब हो गया शून्य, और वॉइड का मतलब अकृत, वहां पे कुछ भी काम नहीं हो सकता है। नल एंड वॉइड आ सकता है एग्जाम में। ये किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का तरीका रहता है शून्य और कृत लिख देगा, अशून्य और अकृत लिख देगा, कुछ भी करके चेंजेस करेगा। आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही, जीरो भी होना जरूरी है और अकृत भी होना जरूरी है। यहां कृत होता तो कृत का मतलब क्या है? कृत का मतलब है किया हुआ। कृत का मतलब क्या है? कृत का मतलब है किया हुआ। जब किया हुआ ही है कोई चीज तो वो जीरो या नल कैसे हो सकती है? तो ध्यान रखना, कृत कभी भी नहीं हो सकता, किया हुआ नहीं है, अकृत, तभी तो जीरो बनेगा, नल एंड वॉइड बनेगा। तो एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आए तो उनको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके भी आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है, आप जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते थे तो उनको क्या बोलते हैं? प्रधानाचार्य जी, हमारे प्रधानाचार्य जी। तो प्रधान, जैसे प्रिंसिपल लॉ है या प्रिंसिपल लॉ है, इसका मतलब प्रधान नियम, मुख्य नियम। प्रधान या मुख्य होता है, इसका मतलब मेन, मेन वाली फीलिंग देता है। प्रिंसिपल ही तो सबसे मेन आदमी होता है, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए मैं एक बारी मोहित जी चेक करवा लूंगी, है ना, एक बारी चेक करवा लूंगी, अगर ऐसा है कुछ तो मैं चेक करवा लूंगी अपनी टीम से, है ना। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल का क्या मतलब है? प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कंफ्यूजिबल वर्ड में भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बैलेट। बैलेट का मतलब होता है मत पत्र। आप जाते हो तो जब कभी चुनाव होते हैं तो बोलते हैं ना कि बैलेट बॉक्सेस आएंगे। बैलेट बॉक्सेस का मतलब होता है मतदान के जो डिब्बे हैं, जो पेटी आती है, ठीक है, मतदान की जो पेटी आती है उसको बोलते हैं बैलेट बॉक्सेस। और एक बहुत अच्छा कोटेशन भी है, बैलेट इज बेटर देन बुलेट। बैलेट इज बेटर देन बुलेट, यानी जो मत पत्र है, मतदान डालना बेटर है। किससे बेटर है? बुलेट से। यहाँ दंगा हो उससे बेटर क्या है? चुनाव करवा लिया जाए। तो जैसे डेमोक्रेसी होता है, हमारी कंट्री है, यहाँ चुनाव हुआ है, लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। तो बैलेट जरूर ध्यान रखना, मत पत्र मतदान से संबंधित शब्द है। अगला देखो, अच्छा ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ध्यान रखना कंफ्यूजिबल वर्ड में भी आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है सोलेमन। सोलेमन का मतलब होता है सत्यनिष्ठ। देखिए सोलेमन का मतलब सत्यनिष्ठ इस सेंस में होता है कि ये सिंसियर भी है और सीरियस भी है। सिंसियर और सीरियस पर्सन के लिए आता है सत्यनिष्ठ, जिसकी कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं ये करूंगी, ठीक है, ये चीज करूंगी, तो वहां उस केस के अंदर अगर मेरे कहने और करने में डिफरेंस है तो फिर मैं सोलेमन नहीं हूं, मेरी सोलेमनिटी नहीं है। इस वर्ड के लिए एक शब्द और होता है इंटीग्रिटी, यही लिख लो। इंटीग्रिटी के दो मतलब है। इंटीग्रिटी का एक मतलब तो होता है एकता, जैसे हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी, ठीक है, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी वोकैब होती है उसके हिसाब से सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। दोनों याद रखना, इंटीग्रिटी के दोनों मीनिंग होते हैं, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, नेक्स्ट है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है ऑफिशियल रिक्वेस्ट या मांग
मांग पत्र है ये, द हटा देना इसमें से। ऑफिशियल रिक्वेस्ट, क्या मतलब होता है इंडेंट का? ऑफिशियल रिक्वेस्ट। मान लीजिए मेरी संस्थान के अंदर कुछ चाहिए, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में हूं, मेरे ऑफिस के अंदर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या लिखूंगी? एक इंडेंट होगा। इंडेंट क्या करता है? इंडेंट हमेशा मांग पत्र का होता है, जिससे आप किसी ना किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर है क्या ये चीज? तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टेलर। टेलर का मतलब है कृषक या हरवाहा। देखो एक थ्रिलर भी होता है, इंसिस्ट ऑन लेता है जनरली किसी मुद्दे पे। चलिए नेक्स्ट देखो, थ्रिलर। थ्रिलर का मतलब होता है रोमांचक। देखो ऐसे बीच बीच में आप ना इधर उधर की बातें करने लग जाते हो, सीईटी फीईटी, प्लीज वो मत करो। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट देखो, टेलर का मतलब क्या है? कृषक या हरवाहा। और एक वर्ड होता है थ्रिलर। थ्रिलर मूवी होती है। थ्रिलर मूवी कैसी होती है? रोमांचक, जिसमें मजा आएगा, कुछ ना कुछ थ्रिल होगा, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होगा। कैसा होगा? एक्साइटिंग होगा। और एक थ्रेशर भी होता है। थ्रेशर का मतलब होता है, थ्रेशर मशीन आती है, ठीक है। एक थ्रेश का मतलब तो होता है जोरदार कुटाई। एक थ्रेश का मतलब तो क्या होता है? अब ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो मेरे को फिर इधर उधर जगह बना के लिखना पड़ता है। थ्रेश और एक ये थ्रेश। इस थ्रेश का मतलब तो होता है जोरदार कुटाई, और इस थ्रेश का मतलब होता है, जैसे थ्रेशर मशीन आती है आपके यहाँ पे, फसल को अलग भूसे से अनाज को अलग करने की जो मशीन होती है, ठीक है। तो टेलर का मतलब होता है कृषक, फार्मर के लिए ये आता है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट वर्ड है टाइम ऑफ। टाइम ऑफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आई एम वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन और मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो मैं एक टाइम ऑफ ले लूंगी। टाइम ऑफ का मतलब है वो एक तरह की छुट्टी है, छोटी छुट्टी है। स्व अल्प अवकाश इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटी छुट्टी है, मैं अभी थोड़ी देर अपना काम नहीं करूंगी, जो ऑफिस का वर्क है उसको काम नहीं करूंगी, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ। जनरली ब्रेक वगैरह में जैसे मेरा चाय पीने का मन है, कॉफी पीने का मन है, मैं थक चुकी हूँ, टायर्ड हूँ, तो उस केस के अंदर टाइम ऑफ का मतलब होता है आपने थोड़ी देर का एक ब्रेक लिया है, स्व अल्प अवकाश। ये आप चाहो तो, आप बीमार हो तो आप घर पे भी रुक सकते हो उस केस में, और ऑफिस में आ चुके हो तो उस टाइम आप काम नहीं करोगे, तो टाइम ऑफ। टाइम क्या हो गया है? बंद हो गया है, आपका टाइम काउंट नहीं हो रहा है, आप मतलब वर्किंग टाइम आपका चल नहीं रहा है। क्लियर है क्या? चलेंगे आगे पक्का। इन सबकी एक बन रखी है ऑलरेडी, एलडीसी की बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बन रखी है, आप प्लीज चेक करो। ट्रांसफॉर्मेशन की अलग है, वोकैब की अलग है, बाकी टॉपिक्स की अलग है। नेक्स्ट वर्ड है टाई। टाई क्या होती है? गांठ होती है। देखो टाई का मतलब है, एक टाई तो वो आप गले में लगाते हो, यानी हमारे जो ड्रेस का पार्ट होती है उसमें भी आप जानते हो कि जो ओरिजिनल टाई होती है उसमें यहाँ गांठ ही होती है। टाई को हम बांधते हैं, जो ओपन टाई आती है उसको बांधने के लिए भी हमें ऐसे 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 करके गिठान बनानी होती है। और जो हम स्कूल में लगाया करते थे वो वाली टाई भी आप जानते हो कुछ इस तरीके की रहती है कि वहां पे इस तरीके की टाई रहती है, तो यहाँ पे आप देखते हो गिठान बनी हुई है, तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि टाई का मतलब होता है गांठ, दो लोगों के बीच का, ठीक है, दो लोगों के बीच का। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज है उसको टाई कर दो, टाई कर दो। जैसे नॉट होता है, नॉट के जैसा इसको आप समझ सकते हो, नॉट को क्या कर दो? टाई कर दो। जैसे शादी वगैरह होती है तो दो लोगों का बंधन होता है, दो लोग जुड़ते हैं, वो भी टाई कहलाता है, ठीक है, दोनों लोगों का। चले आगे पक्का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ। बोलते ही हैं कि ये चीज कैसी है? टिल्टेड है। टिल्ट है मतलब झुका हुआ है, इस तरीके के उसको हमें क्या बोला जाता है? टिल्ट बोला जाता है। टिल्ट का मतलब है झुका हुआ। अब देखो एग्जाम में ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आपको आइडिया तो लग ही रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे वहां पे, कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? पूंजी। देखो आपने जो कैपिटल पढ़ा है, एक तो आपने राजधानी पढ़ा होगा, राजधानी, तो वो भी सही है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी। अभी हम इकोनॉमिक वोकैबुलरी और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है वो पढ़ते हैं, तो हमारे शब्दों का मीनिंग कुछ और एक्स्ट्रा भी निकल सकता है, तो हमें वो मीनिंग भी जरूर जानने चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट ग्लॉसरी है। नॉर्मल वोकैब तो है ही, लेकिन उसके अलावा सिनो एंटो तो है ही, लेकिन उसके अलावा ग्लॉसरी है, जिसमें आपकी जो है इकोनॉमिक सेक्शन भी एक दो बार पूछा है, डायरेक्ट लिखा तो नहीं है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन भी वो पूछते ही हैं, तो आप रेडी रहा करो उसके लिए। कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी पूंजी का निवेश। तो हर चीज से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रो इम्प्लीमेंट्स।
देखो इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? अगर इम्प्लीमेंट वर्ब है तो उसका मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। जैसे गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग न्यू रिफॉर्म्स, सरकार नए नियमों को लागू कर रही है। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए अब सुनो, सरकार नए नियमों को लागू कर रही है तो इम्प्लीमेंट का मतलब वहां वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना होगा। लेकिन एग्रो इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। इम्प्लीमेंट्स इसका मतलब होता है इक्विपमेंट्स। क्या मतलब होता है? इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है? उपकरण, साधन। कृषि के जो उपकरण है, साधन है, जैसे ट्रैक्टर के पीछे आप देखते हो हल जोतने वाला अलग होता है, ठीक है, बीज डालने के टाइम का अलग होता है, जुताई बुआई सबके लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। खेती के बहुत सारे उपकरण होते हैं और आप सब उनसे परिचित भी हो, उसको क्या बोलते हैं? एग्रो इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है क्या? चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पोलिंग। ये वर्ड कल भी आया था, आज भी आया है और आगे भी आएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो पहले इन्होंने रिपीट किया है तो आगे भी रिपीट करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि पेपर बहुत आसान आएगा, बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा। हर पेपर के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बच्चा कर सकता है। ऐसा मान के चलिए 30-40% वो इजी पेपर देते हैं, फिर 30-40% मॉडरेट देते हैं, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन 20 या 25% ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, और जो उन टफ क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन कर देता है वही सिलेक्शन की ओर होता है। इजी सब कर लेते हैं, मॉडरेट में सो रहता है क्योंकि सिली मिस्टेक्स भी होती है। तो ऐसे ही तो कंपटीशन कम होता है। तो आपको इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो पेपर तो अटेम्प्ट करना ही है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि टफ वाले क्वेश्चन के लिए आपकी नॉलेज कितनी है। नॉलेज को भी हमें स्ट्रेंथन करना है, उसको भी थोड़ा बढ़ाना है। ये वर्ड कल भी आया था। पोल का मतलब, एक पोल तो होता है जैसे ये खंबा, एक पोल तो क्या होता है? खंबा। जैसे पोल डांस आपने सुना होगा, एक खंबा सा होता है और उस खंबे से अंदर क्या होता है? उस खंबे के चारों तरफ नाचते हैं, पोल डांस होता है। टीवी वगैरह में देखा हो या कभी सुना हो, एक लड़की होती है खंबे के चारों तरफ आगे पीछे नागिन डांस कर रही होती है, वो पोल डांस होता है। पोल यानी खंबा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं, बिजली के खंबे होते हैं, ये पोलिंग है। इसका मतलब होता है पोलिंग बूथ, सुना होगा। पोलिंग बूथ मतलब मतदान केंद्र। ठीक है, उससे भी आपको ध्यान में रख सकते हो। चले क्या आगे? पक्का? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। इसका मतलब जैसे मान लीजिए अगर थोड़े दिन पहले एक स्कीम आई थी राजस्थान गवर्नमेंट की ही, उसमें उन लोगों ने बोला था कि हम लोग जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोसेस का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे मतलब किसानों को खेतों में करके दिखाएंगे किस तरीके से खेती करनी है नए उपकरणों के साथ में। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन होता है, किसी चीज को दिखाना। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन एक तरीके का प्रदर्शन वो होता है जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी डेमोन्स्ट्रेशन ही होता है। तो दोनों ध्यान रखना आप। गवर्नमेंट की स्कीम वाला भी हो सकता है, वो भी एक तरीके से प्रदर्शन ही है, डेमोन्स्ट्रेशन। और एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हो, वो वाला। ठीक है क्या? चले। अच्छा, ये कह रहे हार्ड वाला ही बता दो तो हार्ड वाला तो 20% ही आएगा, उसके भरोसे नहीं रहना। बहुत ये मतलब मैं ये कहूंगी कि हमेशा सीढ़ी नीचे से चढ़ना ही शुरू करना चाहिए, वरना कब गिरोगे आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा, आगे के दोनों दांत टूट जाएंगे। ठीक है, ये तो 20% ही आएगा, लेकिन ये 40 और ये 40, या मैं कहूंगी 40 भी नहीं, ये 35 मान लो और ये 45 मान लो, देख लेना, टोटल 100 ही जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये इस रेशियो को ध्यान रखा करो। इजी वाले सारे सही करने होते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक यही ज्यादा होती है। जो चीज हमें आती है वहां हम एक्साइटमेंट में गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्साइटमेंट में गलती कर देते हैं। इस वाले में, ये वाले में कुछ तुक्के लगाते हो, कुछ आता है तो करते हो, तो 100 मामला रहता है। और इसमें से जो थोड़े बहुत सही कर देता है वही बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। ठीक है क्या? चले आगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति, गलतियों के लिए आता है असंगति या विसंगति, इस तरीके से लिखा जाता है डिस्क्रिपेंसी। कुछ ना कुछ एरर अगर उसके अंदर है तो उसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ गलती तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। याद रखना है, ये वर्ड पूछा जा सकता है, आरएस में भी एक बार पहले पूछा हुआ है और आपके भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। जैसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सबके साथ आप शेयर करोगे या उसको शेयर नहीं करोगे, किसी के साथ में उसको आप शेयर नहीं करोगे, उसको आप छुपा के रखोगे, वो होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज? चलिए, गोपनीय ये ध्यान रखना। कन्फाइड छिपाना किसी चीज को। ठीक है, हाइड वाला सेंस देता है। कंसील का मतलब भी छिपाना होता है।
हाइड का मतलब भी छिपाना होता है, तो इसके सिनोनिम भी ध्यान में रख सकते हो। और इसका एंटोनिम होगा रिवील। रिवील का मतलब उजागर करना, और छिपाना है तो कॉन्फिडेंशियल कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह हो सकती है, तो खैर नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आगे देखो क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार या साख। जैसे बोलते हैं ना कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पहले ये मुझे बताओ। क्रेडिट का मतलब होता है आपके खाते में से जब पैसे निकलते हैं तो लिखा हुआ आता है डेबिट, और जब आपके खाते में पैसा जमा होता है तो तब लिखा हुआ होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जमा हुआ है और डेबिट का मतलब निकाला गया। ऐसा मैसेज आपके फोन में आता होगा। तो क्रेडिट को ऐसे याद रखो कि तुम्हारी कोई साख होगी, कोई इज्जत होगी, तभी तो तुम्हें कोई पैसा देगा और तुम्हारे बैंक में पैसा जाएगा। आज अगर तुम्हारी इज्जत नहीं है गांव में, कोई तुम्हें 2 रुपए भी उधार देगा क्या? 1 रुपया नहीं देगा, 2 रुपए भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो उधार या साख, क्रेडिट का मतलब, मैं सिर्फ आपको रियल लाइफ से रिलेट करके समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जब हमारे बैंक से पैसे निकलते हैं तो डेबिट लिखा हुआ होता है, और जब बैंक में पैसा डलता है तो क्रेडिट लिखा हुआ आता है। हमारे फोन में जो मैसेज आता है, क्रेडिट मतलब बैंक के अंदर पैसा का आना। अब बैंक में पैसा तभी आएगा जब बाहर के लोग, ये बाहर का एक आदमी है, ये क्या करेगा? तुम्हें पैसे देगा। बाहर का पैसे कब देगा आदमी? जब तुम्हारी साख है। तुम्हें कोई उधार कब देगा? जब तुम्हारी कोई इज्जत है गांव के अंदर, ठीक है क्या? चले आगे, पक्का? तो थोड़ा सा इसे रिलेट करके याद रख सकते हो, साख या उधार इसका मतलब होता है क्रेडिट का। नेक्स्ट वर्ड है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी। गांव में या हम लोग करते हैं ना फुसफुसाहट, तो उससे आप इसको याद रख सकते हो। विस्पर का मतलब क्या होता है? कानाफूसी, फुसफुसाहट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मोशन। देखो, एक मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। एक जैसे आदमी को लूज मोशन हो जाते हैं तो गति बढ़ जाती है ना, तो लूज मोशन हो जाता है। और ये मोशन का मतलब है प्रस्ताव। जैसे पार्लियामेंट वगैरह के अंदर कोई नया प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं मोशन। जैसे एक होता है सेंसर मोशन, इसका मतलब है निंदा प्रस्ताव। एडजर्न मोशन, स्थगन प्रस्ताव। तो इस तरीके से मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या? चलें आगे। सारे वर्ड समझ में आए? वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं 100। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब समझो इमरजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब क्या समझोगे? इमरजेंसी ही समझोगे आप। सिनोनिम है इसका। इमरजेंसी क्या है? इसका सिनोनिम है एक्सीजेंसी का। एक्सीजेंसी का, ठीक है, पक्का? चलें। एक्सीजेंसी का मतलब है अति आवश्यकता, यानी बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा आप किसी चीज की जल्दीबाजी कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एक्सपैट्रिएशन। देखो, मैं हमेशा जब क्लास में वोकैब पढ़ाती हूँ या एप्लीकेशन पे, तो मैं बोलती हूँ ई का मतलब होता है आउट। ई का मतलब क्या होता है? आउट। ऐसे बहुत सारे वर्ड देखोगे जहां से ई का मतलब आउट होता है। इवेक्ट, इजेक्ट, बाहर की तरफ, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द आप देखोगे कि उनका मतलब क्या होता है? ई मतलब बाहर। ऐसे ही ध्यान रखना, इस एक्स का मतलब भी होता है, एक एक्स प्रीफिक्स होता है, उसका मतलब होता है पहले वाला। एक एक्स तो आप जानते ही हो, सब परिचित हो। एक्स कौन सी? पहले वाली। लेकिन एक एक्स ये बाहर निकालने के लिए ये ई है, ई का मतलब आउट। और पैट्रियाटिक, आपने एक वर्ड सुना होगा पैट्रियट। पैट्रियट किसके लिए होता है? देशभक्त के लिए होता है। तो देश से ई मतलब आउट, देश से बाहर निकालना, जिसको बोलते हैं देश निष्कासन। क्या बोलते हैं? देश निष्कासन। इसका मतलब देश से निकाला गया है, निष्कासन हुआ है। क्लियर है ये चीज? ध्यान रखोगे। एक्स में से ई मतलब बाहर। ई का मतलब बहुत जगह आप देखोगे बाहर होता है, ठीक है। और पैट्रियट से बना हुआ है पैट्रिएशन, पैट्रियाटिक होता है। और पैट्रियाटिक सॉन्ग भी सुना होगा, पैट्रियट भी आपने सुना होगा, तो ये चीज ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्चार्ज पिटीशन। वर्ड क्या है? डिस्चार्ज पिटीशन। डिस्चार्ज पिटीशन का मतलब होता है जब कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है, तो वो व्यक्ति कहता है भैया मेरी गलती नहीं है, उसके लिए वो एक प्ली दायर करता है, एक पिटीशन डालता है, एक याचिका डालता है कि मुझे क्या किया जाए? मुक्त किया जाए। उस याचिका को क्या बोलते हैं? उन्मोचन याचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्मोचन याचिका। अब ये इतने खतरनाक शब्द है ना, पर कोई इलाज नहीं है इसका। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे तो याद रखना ही है हमें, ठीक है क्या? पक्का? चलें। इन का मतलब इन होगा, है ना? हर बार ऐसा नहीं होता है कि आई का मतलब इन, इन का मतलब इन लो आप, है ना, अंदर। और कई बार इन का मतलब नॉट भी होता है, ठीक है। जैसे इम, इन, इर। इमोरल है मतलब नॉट मॉरल, ठीक है।
इस तरीके से भी होता है। नेक्स्ट देखिए, जुडिशियल ट्रिब्यूनल। जुडिशियल यानी न्यायिक, न्याय से संबंधित, ये जुडिशियल है। जुडिशियस भी होता है, जुडिशियस भी ध्यान रखना, मैंने आपको जो क्लास में बच्चे पढ़े हैं उनको मैंने ये वर्ड कन्फ्यूजिबल वर्ड में बताया था। जुडिशियस मतलब तर्क संगत, तर्क सम्मत, यानी अपने दिमाग से। जुडिशियस मतलब जैसा होना चाहिए तर्क के हिसाब से, विवेक के हिसाब से। आपने कोई गलती नहीं किया, आपने सोच समझकर डिसीजन लिया, उसको बोलते हैं जुडिशियस। क्या बोलते हैं? जुडिशियस। जबकि जुडिशियल का मतलब क्या होता है? न्यायिक, न्याय से संबंधित, तो न्यायिक प्राधिकरण। ट्रिब्यूनल एक तरीके का कोर्ट ही होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राधिकरण। अथॉरिटी को कल प्राधिकार बताया था, उससे ध्यान में रख सकते हो आप। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक तरीके का कोर्ट ही होता है। चले नेक्स्ट वर्ड देखिए, जुवेनाइल ऑफेंडर। देखो कुछ वर्ड्स तो उस बुक में दे रखे हैं, उसके अलावा भी मैंने बोल रखा है कि एक बहुत अच्छी अपने पास हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, मैंने अपने लिए लिखवाए थे, तो मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी, उसमें से भी आप जरूर पढ़ लेना। और इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हो, और भी बुक से पढ़ लो आप, है ना। वैसे तो क्या होता है कि जितना सोर्स ले उतना ही कम है, पर ये हिंदी है तो इसमें मजा आएगा आपको पढ़ने में। इंग्लिश का होता तो इतना आप नहीं इंटरेस्ट शो करते, तो पढ़ लो आप, आपके पास टाइम है तो प्लीज गो फॉर इट, पढ़ो। चलिए, जुवेनाइल ऑफेंडर। जुवेनाइल ऑफेंडर का मतलब होता है किशोर अपराधी। ऑफेंडर का मतलब है जो ऑफेंस करता है। क्या करता है? ऑफेंस करता है, अपराध करता है। जुवेनाइल वर्ड होता है बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। जैसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो जुवेनाइल ऑफेंडर का मतलब होता है, जुवेनाइल वर्ड है किशोर अपराधी, बच्चों के लिए, अभी जिनकी एज नहीं हुई है। तो जैसे रेप केसेस वगैरह होते हैं तो ये वर्ड काफी चर्चा में रहता है, ठीक है। चले आगे, एक्सीजेंसी, एक्सपेट्रिएशन, डिस्चार्ज पिटीशन, जुडिशियल ट्रिब्यूनल और जुवेनाइल ऑफेंडर, सारे ही वर्ड्स आई होप आपने समझ लिए हो। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर। क्या मतलब होता है? लर्नर। लर्नर, ये यहां पे शिशु लिख दिया है, शिशु नहीं है, शिक्षु है या प्रशिक्षु, जो सीख रहा है। शिशु तो बच्चा होता है, चाइल्ड या चिल्ड्रन के लिए आता है, ठीक है। शिक्षु तो चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये प्रशिक्षु है, लर्नर है, सीखने वाले व्यक्ति के लिए आता है अप्रेंटिस। तो कुछ स्कीम्स ऐसी आती हैं जो किनके लिए आती है? लर्नर के लिए आती है, सीखने वालों के लिए आती है, स्टूडेंट के जैसा मान सकते हो आप, जो सीख रहा है अभी, अप्रेंटिस, ठीक है। प्रशिक्षु कर लेना या शिक्षु कर लेना, ये शिशु लिख रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, पैरिटी मतलब बराबर वाला, पैरिटी मतलब बराबर। जैसे होता है ना कि पार मतलब समान पे या बराबरी पे या समान, पार का मतलब बराबर या समान। डिस्पैरिटी मतलब समान नहीं है। डिस्पैरिटी, डिस का मतलब क्या होता है? नॉट। डिस का मतलब ऑपोजिट दिखाता है। डिस क्या दिखाता है? अगर प्रीफिक्स सफिक्स आपने पढ़ा है तो डिस क्या दिखाता है? ऑपोजिट दिखाता है। तो पैरिटी नहीं है, समानता नहीं है, समान नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा असमानता, ठीक है। चले आगे देखें, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आज ही मैंने आपको सोलोमन बताया था, तब बताया था कि सोलोमन का मतलब सत्यनिष्ठा होता है, और मैंने बोला था कि इंटीग्रिटी का मतलब भी सत्यनिष्ठा भी होता है और एकता भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में ये आए ना तो वो आपसे ग्लॉसरी के हिसाब से पूछ रहा है तो सत्यनिष्ठा ही देगा वो, जहां तक मैं सोचती हूँ, ठीक है। नहीं दिया है तब बात अलग है। चले, प्रेफरेंस। हम किसी चीज को प्रेफरेंस देते हैं, उसका मतलब उसको तवज्जो देते हैं, उसको क्या देते हैं? तरजीह देते हैं, तवज्जो देते हैं, वरीयता उसको हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि सब्जेक्ट को आप बताइए कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ेंगे, कौन से को नहीं पढ़ेंगे, क्या आपकी प्रेफरेंस रहेगी? तो आप बता दोगे कि भैया हमें राजस्थान से होते हुए देखते हुए तो हम तो सबसे ऊपर किसको रखेंगे? हिंदी को रखेंगे, ठीक है। फिर मान लो हमें राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पसंद है, उसको रखेंगे। तो इंग्लिश का जो आप वरीयता दोगे वो लास्ट में दोगे, ऐसा तो मैं जान रही हूँ, क्या पता आपके विचार अलग हैं दूसरों से। लेकिन प्रेफरेंस का मतलब होता है क्या आप किस चीज को कितनी तवज्जो दे रहे हो। ऐसे जॉब वगैरह में आपसे प्रेफरेंस भरवाते हैं कि भैया जैसे पहले एसडीएम बनना चाहते हो, आरपीएस बनना चाहते हो, आरटीएस बनना चाहते हो, तो आपको वो सीक्वेंस देना पड़ता है कि किस चीज को आप प्रेफरेंस दोगे, तवज्जो दोगे, तरजीह दोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है रेस्पोडेंट। रेस्पोडेंट का मतलब होता है
आपका प्रतिवादी। देखो कोर्ट के अंदर जिसके खिलाफ मामला दायर किया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट हुम, जिसके खिलाफ, केस इज फाइल्ड, अ केस इज फाइल्ड, जिसके खिलाफ केस को फाइल किया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी। वादी का मतलब है जो क्या करे, वादी वो है जो केस को दायर करे। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है वादी का भी, तो प्लांटिफ का मतलब होता है वादी। वादी का मतलब जिसने कंप्लेंट डाली है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं वादी के, जो कंप्लेंट डालता है। कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है आपका अपीलेंट, अपील से बना हुआ है, अपीलेंट। लिटिगेंट, लिटिगेशन जो डालता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, जो क्या करता है, कोर्ट के अंदर मामले को ले जाता है, वो तो वादी कहलाता है, प्लांटिफ। और प्रतिवादी कौन होता है? जिसके खिलाफ कोर्ट के अंदर मामला ले जाया गया है। सारे वर्ड्स ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, डेटरेंट पनिशमेंट। देखो डेटरेंट अकेले भी पूछा जा सकता है और डेटरेंट पनिशमेंट के साथ में भी पूछा जा सकता है। पहले समझाती हूँ डेटरेंट पनिशमेंट होती क्या है, फिर इसको याद रख लेंगे। डेटरेंट पनिशमेंट बेसिकली एक ऐसी मतलब सजा होती है जो ये इंश्योर करे कि फर्दर ये ऐसा क्राइम कोई नहीं करेगा। तो फर्दर मतलब आगे भविष्य के अंदर कोई इस तरीके की गलती को न दोहराए, या व्यक्ति इस तरीके की गलती को दोबारा न दोहराए, तो जो सजा दी जाती है उसको बोलते हैं डेटरेंट पनिशमेंट, यानी निवारक। निवारक का मतलब है रोकने वाली, रोकने वाला दंड। रोकने वाला क्या रोकेगा? तो क्राइम रोकेगा, सजा थोड़ी रोकेगा। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। क्राइम को रोकने वाला, फर्दर आगे भविष्य में ऐसा कोई क्राइम ना हो, उसको रोकने वाला जो पनिशमेंट होता है वो डेटरेंट पनिशमेंट होते हैं, और उसको बोलते हैं निवारक दंड। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बुरा। तो ये बहुत अच्छी डिबेट होती है, पर अपने को डिबेट में नहीं पढ़ना है, अपने कौन सा वकील बनना है, ठीक है। अभी तो अपन इधर पढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका लीगल प्रोटेक्शन। लीगल का मतलब कानूनी, ठीक है, तो कानूनी है ही, और प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण। प्रोटेक्शन किसी का भी हो सकता है, ये लीगल प्रोटेक्शन लिख रखा है इसलिए कानूनी संरक्षण है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आता हो। जो नहीं आता है वो ऊपर वाला है, ये वाले में तो ऐसा कोई शब्द नहीं है दोनों में से जो आपको नहीं आता है। ऑप्शन देख के भी आप इसको डील कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रैंडम। अगर आपने मैथ्स कभी भी जीवन में पढ़ी हो और एक जैसे मान लीजिए आपने कभी भी मैथ्स पढ़ी हो, तो एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक होता है प्रायिकता। पढ़ी है क्या? प्रायिकता टॉपिक कितने लोगों ने पढ़ा है? कमेंट करके बताओ। प्रायिकता बिल्कुल बुक में वोकैब दे रखी है। प्रायिकता बताइए भाई, पढ़ा है क्या? प्रायिकता के अंदर एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। जब एक पासे को यादृच्छिक रूप से फेंका जाए, एक पासे को रैंडमली फेंका जाए, पासा मतलब डाइस, एक डाइस को रैंडमली फेंक रहे हो या एक पासे को यादृच्छिक रूप से फेंक रहे हो, मतलब मनमाने ढंग से, ठीक है, मनमाने ढंग से। जैसे पासा फेंकते तो सोच समझ के थोड़ी फेंकते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा या 6 तक कौन सा नंबर आएगा। अचानक से रैंडमली मैंने एक पासे को फेंका, तो वहां पे ये लिखा हुआ आता है रैंडम का मतलब यादृच्छिक। तो चीजों को रिलेट करके याद करोगे तो ज्यादा समय तक आपको याद में रहेगा, ठीक है। चले, अरे यार मैं क्या कट ऑफ बताऊं, मैं आपको कई बार कहती हूँ, अब तो खुद ही बताने वाले हैं 5 से 7 के बीच में, वो बताएंगे जब मैं जरूर बता दूंगी आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, ये बड़ी पोस्ट है, इंडिया लेवल पे ये पोस्ट होती है महान्यायवादी। बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ ऑफिसर होता है वही है अटॉर्नी जनरल। और स्टेट के अंदर होते हैं एडवोकेट जनरल, जिनको बोलते हैं महाधिवक्ता। वैसे भी आप जानते हो अधिवक्ता किसको बोला जाता है? अधिवक्ता वकील को बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता है और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है। तो ये बड़ा न्याय करने वाला है, तभी बड़े लेवल पे है अटॉर्नी जनरल, और ये छोटे लेवल पे है महाधिवक्ता। अम्बाबाड़ी वाला जो सेंटर है वो अभी अपना खुला हुआ नहीं है, आपको या तो ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर आप एक काम कीजिए, इंस्टीट्यूट विजिट कर लीजिए, त्रिवेणी पे, गोपालपुरा पे या फिर रिद्धि सिद्धि पे। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? पीएफ। देखो आप ध्यान से सुनो, जैसे
किसी के पापा सरकारी नौकरी में, खैर आजकल तो प्राइवेट वाले भी देते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में पीएफ का पैसा कटता है। क्यों कटता है भाई पीएफ का पैसा? पीएफ का पैसा इसीलिए कटता है क्योंकि पीएफ के पैसे से आपको भविष्य के अंदर आपको सहारा दिया जाएगा और वो सहारा पेंशन के रूप में होगा। तो प्रोविडेंट फंड पीएफ होता है भविष्य निधि, आपके भविष्य के लिए वो पैसा निधि यानी उसको इकट्ठा किया जा रहा है आपके भविष्य के लिए। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि पीएफ से याद रख सकते हो कि पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा दिया जाता है। ठीक है क्या? चलिए, क्या कह रहे हो? महान्यायवादी सही नहीं लिखा हुआ है। चलिए मैं एक बारी देख लेती हूं। महान्यायवादी, वैसे ये सही लिखा हुआ है, आपने शायद नीचे हलंत नहीं देखा है ना? महान्यायवादी देखो कैसे लिखा हुआ है, महा और न अलंत है, मतलब आधा है, न्याय और वादी, एकदम सही लिख रखा है। वो मैंने अंडरलाइन कर दी थी इसीलिए शायद आपको ये हलंत नहीं दिखा होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट वर्ड है रिलीव। रिलीव का मतलब होता है मुक्त कर देना, भार मुक्त कर देना। वैसे आपको पता है तो जॉब से भी रिलीव कर देते हैं, जॉब से रिलीव कर देते हैं, इसका मतलब भाई जा अब तू तेरे रास्ते, घर जा, रिलीव कर दिया, मुक्त कर दिया। यहाँ पे कौन सा मुक्त है? भार से मुक्त। जॉब में आदमी होता है तो भार तो होता ही है, अरे मैं इंस्टीट्यूट आ रही हूँ तो भार तो मेरे है ही, ऐसा थोड़ी है कि फ्री है यहाँ पे आराम से बैठे हैं कोई काम नहीं है। तो रिलीव कर दिया यहाँ से, इसका मतलब भार मुक्त कर दिया। जब कभी आदमी रिटायरमेंट होता है, अगर आपने कभी किसी का रिटायरमेंट देखा है तो रिटायरमेंट में बोलते हैं कि वहां से रिलीव करके आ रहे हैं, मतलब भार मुक्त करके आ रहे हैं खुद को। तो रिलीव करना वहां से भी जोड़ सकते हो, किससे? रिटायरमेंट से। तो आम जीवन में जितना वोकैब सुनोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। सुना करो आसपास में क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप वहां से पढ़ लीजिए भजनलाल जी। नेक्स्ट है रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब है प्रत्यावर्तन। देखो ये शब्द तो लिख दिया है प्रति प्लस आवर्तन, पर मैं थोड़ा सा समझाती हूँ रिलैप्स होता क्या है। इन हिंदी शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो इनके मतलब ही आपको नहीं समझ में आएंगे कि ये शब्द क्या लिख रखे हैं हिंदी के हिसाब से देखे जाए तो। ठीक है, चलिए अब देखो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मुकेश जी, ट्रांसफर में भी आदमी रिलीव करता है, एक जगह से रिलीव करके दूसरी जगह ज्वाइन करता है, बिल्कुल सही है। देखिए रिलैप्स, देखो लैप्स का मतलब होता है कि आपकी किसी चीज का खत्म होना। क्या होता है लैप्स का मतलब? किसी चीज की लैप्स का मतलब होता है खत्म होना। आपने अगर एक स्कीम पढ़ी हो तो जैसे हमारे यहाँ एमएलए लेड और एमपी लेड स्कीम्स चलती है। क्या चलती है? एमएलए लेड एमपी लेड स्कीम। मान लिया जाए उसमें क्या मिल रहा है? 5 करोड़ रुपए मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहे हैं? 5 करोड़ रुपए। और बोल दिया है कि वो स्कीम कैसी है, वो फंड कैसा है। ये 5 करोड़ रुपए क्या है? फंड है। ये फंड कैसा है? नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल, इसका मतलब ये फंड खत्म नहीं होगा। मान लो मैं एमएलए एमपी हूं, मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अब मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 3 करोड़। तो ये 3 करोड़ रुपए मैं नेक्स्ट ईयर में काम में ले पाऊंगी, यही कहलाता है नॉन लैप्सेबल। तो लैप्सेबल मतलब जो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और नॉन लैप्सेबल मतलब जो खत्म नहीं होगा, अगले साल भी मैं उसको काम में ले सकती हूँ। तो ये आप चीज को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है क्या? बिल्कुल रियल लाइफ से जितना कनेक्ट करोगे मैं आप लोगों के फेवर में हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए रिलैप्स। रिलैप्स मतलब फिर से, पुनः। पुनः हानि, रैप्स का मतलब खत्म होना या हानि, इसीलिए यहाँ पे इसको प्रति आवर्धन लिखा गया है। रिलैप्स का मतलब होता है फिर से नुकसान होना शुरू हो जाना। मान लीजिए मुझे कोई बीमारी थी और वो ठीक हो गई थी, मुझे मान लीजिए, कहना नहीं चाहिए, भगवान मुझे माफ करे, लेकिन जैसे मान लो मुझे कोई एक ऐसी बीमारी है, फेटल डिजीज है, मैं एक बार को ठीक हो गई हूँ, ठीक है, लेकिन फिर से मेरी बीमारी मुझे हानि पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो वो रीलैप्स कहलाता है। तो री मतलब फिर से और लैप्स मतलब नुकसान पहुंचाना, तो पुनः नुकसान पहुंचाना, पुनः क्षति पहुंचाना। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? हमें तो ये ध्यान रखना है, स्टोरी तो मैं आपको याद करने के हिसाब से बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब छूट देना। देखो अब आप वही है कि ग्लॉसरी हम पढ़ रहे हैं, एक रिलैक्सिंग या रिलैक्सेशन होता है आराम से बैठना। जैसे घर पे आदमी क्या करता है? रिलैक्स रहता है, आराम से बैठता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो छूट ही देता है, खुद को छूट देता है किसी काम से। तो मैं रिलैक्स करूं, इसका मतलब मैंने अपने आप को छूट दे रखी है, किस काम से? किसी भी काम से। तो ध्यान में रख सकते हो रिलैक्स का मतलब क्या होता है? छूट देना। अगर मैं रिलैक्स करूं इसका मतलब मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूं। चले क्या? नेक्स्ट वर्ड है रिवोक। आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग, ऐसा मत करो, है ना।
बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होने की बहुत सारी वजह हैं, भगवान करेगा अच्छी चीजें होगी तो चीजें फेवर में जाएंगी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी किस चीज की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज है और आपको तो फायदा मिलना चाहिए, ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज मतलब ज्यादा चीजें डिलीवर करूंगी ज्यादा अच्छे ढंग से। नेक्स्ट वर्ड है रिवोक। देखो रिवोक का मतलब होता है किसी एग्रीमेंट या लॉ को कैंसिल करना, कैंसिल करना, टू कैंसिल समथिंग, लॉ, निरस्त करना, रिवोक। और जब मैंने वन वर्ड पढ़ाया था तब वहां पे आया था इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है जिसको खत्म नहीं किया जा सकते, जिसको खत्म नहीं किया जा सके वो होता है इररिवोकेबल। तो रिवोक का मतलब क्या है, निरस्त करना, ठीक है। भूपेंद्र जी अभी मैंने समझाया रिलैक्स का मतलब होता है रेस्ट करना, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ग्लॉसरी पढ़ रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ पे छूट देना है इसका मतलब, ठीक है। चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वर्ड है रूटीन। तो रूटीन तो अब क्या ही बताना, जो आप डेली लाइफ में करते हो उसको क्या बोलते हैं, रूटीन ही बोलते हैं। नित्य प्लस एक नैतिक, मतलब आप जो डेली लाइफ के अंदर कार्य करते हो, आपके नित्य के, नित्य का मतलब रेगुलर बेसिस पे जो आपके काम है वो कहलाते हैं नैतिक। बस ये जरूर ध्यान रखना, आपको रूटीन का मतलब आता है लेकिन आपको हिंदी में ये इस तरीके का शब्द अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज ऐसे वर्ड्स को स्टार लगाना, नित्य से बना हुआ है, नित्य से आप रिलेट करके इसको समझ जाओगे, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट वर्ड है रीवैलिडेट। री मतलब वापस, प्रीफिक्स सफिक्स में बताते हैं, री का मतलब होता है वापस, पुनः, ठीक है। और वैलिडेट, किसी चीज को वैलिडेट करते हैं मतलब उसको वैध ठहराते हैं, वैलिड, वैलिड करते हैं, वैलिड का मतलब होता है वैध, और वैलिडेट इसी की वर्ब है, तो वैलिडेट का मतलब वैध ठहराना। तो यहाँ पे रीवैलिडेट का मतलब है पुनः वैध करना या उस चीज को क्या करना, वैध ठहराना, उसको कानूनी रूप से आप मान्यता दे रहे हो, वो कहलाता है रीवैलिडेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, शून्य। तो अभी हमने देखा था कि नल एंड वॉइड था, वहां पे भी हमने देखा था शून्य और अकृत लिखा हुआ था, तो वहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है बिल। बिल का मतलब क्या होता है, विधेयक। बिल जैसे आपने देखा होगा कि संसद के अंदर एक नया बिल लाया गया है ना, संसद में क्या गया है, एक नया बिल लाया गया है। तो संसद में क्या लाया गया है, एक नया विधेयक लाया गया है। क्या लाया गया है, एक नया विधेयक लाया गया है। एक तो हमारी बिजली का बिल होता है ना, बिजली का बिल भी तो होता है, वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है, आयोग। आप देखते हो जैसे आरपीएस है, आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये क्या कर रही है, आयोग है, राजस्थान का आयोग है। तो कमीशन का मतलब क्या है, आयोग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्या, नेक्स्ट वर्ड है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक तो चीजों को एप्रोप्रिएट करना, एप्रोप्रिएट का मतलब सुनियोजित करना, ढंग से करना, अपने अकॉर्डिंग सेट करना। क्या कहलाता है, विनियोजन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट और किसी के एक वर्ब की तरह पे भी एप्रोप्रिएट होता है, वर्ब भी बनती है, तो उसका मतलब होता है किसी का पैसा वैसा हड़प लेना, पैसा वैसा छीन लेना, हड़प लेना, खुद ले लेना किसी और का पैसा या वस्तुएं, तो किसी चीज को हड़पने के लिए भी आता है एप्रोप्रिएट वर्ब। वो आपके ज्यादा काम का नहीं है बट फिर भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ तो फिर किसी की नहीं सुनती, तो कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, वचन दे दिया, एक बारी जो प्रॉमिस कर दिया तो फिर आदमी को वो प्रॉमिस पूरा करना है। तो वचनबद्धता, वचन में, प्रॉमिस में आदमी क्या है, बंध चुका है, वो कहलाता है वचनबद्धता, कमिटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बायनियल। बायनियल का मतलब होता है, बाय मतलब टू, बाय का मतलब क्या है, टू, तो बायनियल मतलब द्विवार्षिकी। जैसे आपने सुना होगा एनुअल फंक्शन होता है, स्कूल में क्या होता है, एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के अंदर क्या होता है, वो प्रति वर्ष होता है, एक वर्षीय, प्रति वर्ष होता है, वो एक वर्षीय मतलब हर साल पे होता है, वो है एनुअल। और बायनियल है जो 2 वर्ष पे होता है, ठीक है क्या। चले नेक्स्ट देखें, कार्टेज। कार्टेज, अच्छा डायलॉग पूरा कर रहे हो आप, डायलॉग पूरा मत करो, अपने को तो याद रखना है ना। कार्टेज, कार्टेज का मतलब क्या होता है, गाड़ी भाड़ा या ढुलाई,
गाड़ी भाड़ा ढुलाई इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। जैसे जो पैसे हमें दिए जाते हैं, मुझे कोई सामान मंगवाना है और पोर्टर वगैरह बुक किया है, तो उसका जो पैसा होता है इधर उधर जाने का वो कहलाता है कार्टेज, उसको बोलते हैं भाड़ा या ढुलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है डील। डील का मतलब होता है सौदा। डील फिक्स हो गई है, हम दोनों के बीच में डील फिक्स हो गई है भैया, 30% तेरा और बाकी 70% मेरा, तो वो क्या है, सौदा है या समझौता है। तो ये भी रियल लाइफ का वर्ड है, आप इससे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वो है हार्ड कैश। हार्ड कैश का मतलब होता है नकदी। जैसे हार्ड मतलब जो कठोर हमारे पास में होता है। आपने अगर सुना हो तो एक होते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर में और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। एक होते हैं हार्डवेयर, एक होते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते। तो हार्ड कैश क्या होते हैं, हार्ड करेंसी या हार्ड कैश वो होते हैं जो आपके हाथ में रहते हैं, हार्ड रहते हैं और कभी भी उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कैन बी यूज्ड एनी टाइम। कैश में जो होता है ना, वैसे आजकल जितना डिजिटलाइजेशन हो चुका है उतना तो ये भी चीजें इतना ज्यादा डिजिटलाइज हो चुकी हैं कि आजकल तो सारी करेंसी ही तुरंत काम में आ रही है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है बेल। बेल, और जैसे आप ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह लेते हो तो वो क्या है, वो सॉफ्ट कैश है। बेल सुनो, बेल का मतलब जमानत, ये तो आप जानते ही हो, कभी सुना होगा किसी की बेल होती है उसको जमानत मिलती है। एरियर्स, एरियर्स का मतलब है बकाया, पूछा जाता है। आप जब जॉब लग जाओगे ना तो आप जानते हो कि सरकार कैसी भी हो, कहीं की भी हो, कोई सी भी सरकार हो, पार्टी बायस्ड होकर नहीं, मैं सिर्फ जनरली बोल रही हूँ, कोई सी भी पार्टी हो, नो मैटर वॉट एवर इट इज, लेकिन पार्टी कोई सी भी हो उसके पास पैसा कभी नहीं रहता है। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी भी कुछ पैसा रह जाते हैं, इनके जो प्रोबेशन ईयर का पैसा होता है या इंक्रीमेंट का पैसा होता है या सैलरी का कुछ जो पैसा होता है वो बच जाता है और वो पैसा एक साथ आता है, उसको बोलते हैं एरियर्स। तो जैसे मैंने भी अपने पापा से सुना है, तो एरियर आता है, एक साथ में वो पैसा आता है, आपको एक बार में मिल जाता है, जो कि बचा कुचा पैसा होता है आपका, सरकार ने आपको पे नहीं किया है। नेक्स्ट वर्ड है अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। अपीजमेंट का मतलब क्या है, तुष्टीकरण। लेकिन समझने की कोशिश करो पहले वर्ड होता क्या है। ये वर्ड तो याद रखना ही है तुष्टीकरण, लेकिन अपीजमेंट का मतलब क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो पढ़ना ही है अंकित, ये तो पढ़ना ही है। ये सफिशिएंट तो कैसे हो सकता है ना, ये तो प्रीवियस ईयर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि ये पहले पढ़ना है, फिर आपके पास समय बचता है, इनको रिवाइज भी करना है और फिर समय बचता है। आप कोई सी भी बुक पढ़ो, मैं कभी नहीं कहती, कभी भी आपका मन करे जब पढ़ो, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अपीजमेंट का मतलब क्या होता है। अपीजमेंट का मतलब तुष्टीकरण है, ये हिंदी में हमें याद करना है, लेकिन अपीजमेंट का मतलब होता है जानबूझकर सामने वाले को फेवर देना या जानबूझकर सामने वाले को जिताना। तो एक तरह से तुष्टीकरण ही है। मान लीजिए कि मेरा एक राइवलरी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा एक दुश्मन नहीं कहूंगी, मैं हेल्प कर रही हूँ, उसकी सपोर्टर हूँ। हम दो लोग हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, मैंने जानबूझकर, मैं जीत रही थी, मैं अच्छा कर रही थी, आई एम डूइंग वेल, लेकिन मैंने स्टिल उसको जिताया, जबकि ये गलत है। आप जब जीत रहे हो आपको करना चाहिए, ये जानबूझकर सामने वाले को फायदा पहुंचाना क्या कहलाता है, अपीसमेंट, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण ही है एक तरीके से सामने वाले को जीतने देना। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट पार्क सुना है क्या कभी? बिल्कुल सही है, शून्य और अकृति बताया गया था। अशोक, वो कृत मैंने इसीलिए लिखा था ताकि आपको समझा सकूं कि ऑप्शन में कृत भी आता है। नेक्स्ट देखो अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। अम्यूजमेंट का आपने सुना होगा, अम्यूजमेंट पार्क होता है, अम्यूज का मतलब होता है मजा, मजे से संबंधित शब्द है मनोरंजन। अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं मजे के लिए जहां आदमी जाता है, मनोरंजन के लिए जहां जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करते हैं गाड़ी वगैरह। अगर आप कभी प्लीज कमेंट्स दिखा दीजिए, 5 मिनट की बात हो रहा है ना। मॉडिफिकेशन, आप गाड़ी लाते हो, आजकल बहुत बीच में एक क्रेज चला था कि सब लोग ओपन जिप्सी बोल दिया मैंने, ओपन जिप्सी लेकर आते और उसको मॉडिफाई करवाते। लड़कों में बहुत ज्यादा ये चीज रहती है
कि एक गाड़ी लाएंगे, अब गाड़ी पहले ही गाड़ी है, उसमें भी आप चार चांद लगाने हैं इन लोगों को, उसमें रस्से बांधेंगे मोटे मोटे और डीजे वाली लाइटें लगवाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करवाते हैं, उसमें क्या करवाते हैं, संशोधन करवाते हैं, जैसा है वैसा उनको पसंद नहीं आ रहा है, मॉडिफिकेशन करवाते हैं, उसमें चेंजेस करवाते हैं, तो उससे याद रख सकते हो संशोधन, चेंजेस। नेक्स्ट वर्ड है अलॉटमेंट, मॉडिफाई से बना हुआ है, ध्यान रखना इसको। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जैसे किसी को फ्लैट वगैरह, मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, अभी आपने देखा होगा जयपुर के अंदर एमएलए के लिए क्या बने हैं, एमएलए के लिए क्या बने हैं, न्यू फ्लैट्स बने हैं, तो न्यू फ्लैट्स उनको क्या किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे, उनको आवंटित किए जाएंगे, उनको दिया जाएगा कि ये अब तुम्हारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, जो आपको करना ही करना है, जिससे आप निवृत्त नहीं हो सके, ऐसे हिंदी में वन वर्ड भी आता है जिससे आप निवृत्त नहीं हो सको, जिससे छुटकारा नहीं मिले, मतलब वो आपको करना ही करना है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है मतलब कंपलसरी है। कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, एक कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी मतलब ये तो सारे टेस्ट देने ही है, जैसे हम लोग 11th-12th में होते हैं, तो 11th-12th के अंदर क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश तो भैया देना ही देना पड़ेगा जब तक स्कूल के अंदर हो आप, लेकिन कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑप्शनल को हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक, जो आप किससे लेते हो, अपनी इच्छा से लेते हो, जिनको बोला जाता है ऐच्छिक, तो कुछ ऑप्शनल होते हैं और कुछ कंपलसरी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैरीड डाउन और कैरीड फॉरवर्ड, थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, बताती हूँ होता क्या है कैरीड डाउन और कैरीड फॉरवर्ड। कैरी का मतलब आगे ले जाना, लास्ट अर्जेंट है, लास्ट है ये ना, चलिए कैरी का मतलब होता है आगे ले जाना, कैरी का मतलब क्या होता है, आगे ले जाना। देखो मान लीजिए ये दो लिस्ट है, ठीक है, ये दो लिस्ट है, इस लिस्ट में 10 आइटम थे, या मान लो 5 क्योंकि मेरे पास जगह, इस आखिरी वाले आइटम को अगली वाली लिस्ट में ले जाना कहलाता है कैरीड डाउन। क्या कहलाता है, कैरीड डाउन। आखिरी वाली चीज को आगे वाली लिस्ट में ले जाना कहलाता है कैरीड डाउन, अधोनीत शेष या फिर तल शेष, ये जरूर ध्यान रखना। और कैरी फॉरवर्ड होता है किसी चीज को आगे ले जाना, कैरी फॉरवर्ड मतलब अग्रनीत शेष। अभी इतने खतरनाक शब्द लिख दिए हैं, सॉरी आई कांट हेल्प यू, ये लिखे हुए हैं हिंदी में, इसको एज इट इज ही आपको मतलब गटकना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलें आगे, ये प्लीज याद रख लेना आप, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो आप जानते हो, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान वैसे रिसर्च होता है, अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च होता है, उसमें क्या किया जाता है ना, उसमें अनुसंधान के अंदर आपकी रिसर्च होती है, जैसे साइंस वगैरह के अनुसंधान होते हैं और कुछ ना कुछ खोजते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। परजूरी अच्छा शब्द है, जो शपथ भंग और झूठी गवाही, जैसे आप देखते हो कि जो विलेन वगैरह होते हैं मूवी के अंदर, वो कहते हैं कि वो शपथ भी खा लेते हैं, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और वो शपथ को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। शपथ को भंग कैसे करते हैं, झूठी गवाही देकर, झूठी गवाही देके। याद कैसे रखोगे, जूरी का मतलब समझो जज, जूरी का मतलब क्या समझोगे, जज, और बोलोगे कैसे, पर जूरी मैंने ऐसा नहीं किया, पर जज, जूरी मतलब जज, पर जज मैंने ऐसा नहीं किया, और ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पर जूरी मैंने ऐसा नहीं किया, परजुरी। परजुरी का मतलब होता है शपथ भंग या झूठी गवाही, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, वो सही नहीं कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, देखो अब कोई चीज स्टार्ट कर दी है तो उसको तो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा ना, ऐसे बीच बीच में ब्रेक होगा वरना ना। बिल्कुल सही है, 100% बात सही बोल दी चेनाराम ने, कि सारे शब्द सुने हुए हैं लेकिन हिंदी में नहीं आए। अब वही है ना, थोड़े दिन पहले एक रील चलती थी कि ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेल्फी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वीडियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि हम सारे शब्द जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश के शब्द नहीं आते, क्योंकि हम लोग जो भाषा बोलते हैं ना वो इंग्लिश है, जैसा बोलते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, और हम लोगों का तो देसी एक्सेंट और है, राजस्थानी और मिक्स हो जाती है, तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि शब्द तो सुने हुए हैं लेकिन उनका हिंदी याद नहीं होता, तो वो हिंदी याद करना ही एक चैलेंज है, और इसीलिए शायद सिलेबस का पार्ट भी है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अभी हमने एक वर्ड देखा था जुवेनाइल ऑफेंडर, तो जुवेनाइल ऑफेंडर से याद रख सकते हो किशोर अपराधी था, यही सेम ही मीनिंग है। यहाँ किशोर अपराध है, अपराधी नहीं है, यहाँ पे अपराधी था क्योंकि ऑफेंडर अपराधी होता है, और ये डेलिक्वेंसी नाउन बन रखा है, डेलिक्वेंट होता तो ये भी अपराधी हो जाता डेलिक्वेंट होने पे, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड देखो, मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है आप कोई गलत काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नैतिक पतन या अधमता, कोई बुरा काम कर रहे हो। हिंदी में आप पढ़ के आए हो, उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है, अधम। यानी आपने कोई काम अच्छा किया है तो वो उत्तम है, और बुरा किया है तो अधम। तो अधमता यानी मॉरल टर्पिट्यूड, आपने नैतिक रूप से कोई काम गलत किया है। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन। लोन वगैरह को बैंक क्या करता है, सैंक्शन करता है, स्वीकृत करता है। तो क्या लिख रखा है, संस्वीकृत। समस्वीकृत का मतलब बैंक उसको अप्रूव कर रहा है कि अब तुम्हें लोन मिल जाएगा, ठीक है क्या। अब यहाँ नेक्स्ट क्लास है तो आई हैव टू गो, और आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आप लोग पढ़ रहे हो, जितना पॉसिबल हो पाता है मैं क्लासेस रहती हूँ रेगुलर बेसिस पे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दे सारे वर्ड्स को। थैंक यू सो मच क्लास तक बने रहने के लिए। इन केस आपको कोई कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपका काम आसान कर देती हूँ। क्लासरूम पीडीएफ तो आपको वीआईपीएम के टेलीग्राम चैनल वीआईपीएम क्लासेस पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई पीडीएफ तो ठीक है इस वाली क्लास की, टेस्ट चाहिए या कोई कोर्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है।